जय श्री कृष्णा। आज हम चंद्रमा का महत्व कितना है उसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। चंद्रमा की अहम भूमिका है हमारे जीवन में। चंद्रमा के बिना सब कुछ अधूरा है। सूर्य और चंद्रमा दोनों महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं। चंद्रमा मन का कारण माना गया है और चंद्रमा को माता का कारक भी माना गया है। और हम जो साप्ताहिक फल, मासिक फल या वार्षिक फल जो भी देखते हैं उसके चंद्रमा के आधार पर ही देखते हैं। इसके साथ ही यदि हम किसी शुभ मुहूर्त की बात करते हैं, ग्रह पूजन, भूमि पूजन या फिर विवाह, किसी भी का शुभ कार्य के लिए चंद्रमा का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। चंद्रमा मन का कारक माना गया है। अब अधिक विलंब न करते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चंद्रमा को हम मन का कारक मानते हैं। चंद्रमा एक राशि पर लगभग 2.5 दिन गोचर करता है और 2.5 दिन के बाद में दूसरी राशि में प्रवेश कर जाता है। इसी प्रकार जब यह 2.5 दिन में एक राशि पर विचरण करता है तो मनुष्य के जीवन में कुछ न कुछ बदलाव जरूर आता रहता है। और चंद्रमा की शुभता से एक और जहाँ यदि हम चंद्रमा से इसके शुभ योगों की बात करते हैं तो चंद्रमा के साथ यदि गुरु का संबंध होगा तो गज केसरी योग बनता है, हंस योग बनता है। और चंद्रमा से हम यदि खराब ग्रहों की बात करते हैं, ग्रह खराब योगों की बात करते हैं, केमुद्र योग जो बनता है और विष योग जो बनता है वो चंद्रमा से ही बनता है। इस तरह से चंद्रमा से शुभ योग भी बनते हैं तो अशुभ योग भी बनते हैं। ऐसे में इसका अलग से चर्चा करेंगे। अब जब चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाता है या ऐसी स्थिति हो जाती है तो ऐसे में हम सीधे शब्दों में, ज्योतिष के शब्दों में बोलते हैं कि यह चंद्र दोष लग गया। चंद्रमा के साथ राहु का संबंध चंद्र ग्रहण कहलाता है। और यदि इसके अलावा और भी कुछ योग हैं जिससे शुभता और अशुभता मानी जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ यानी कि एक साथ युति बना लें तो यह युति अधिकतर अमावस्या के दिन बनती है। चंद्रमा और सूर्य का जब संबंध होता है तो ये सूर्य के साथ जो भी ग्रह होते हैं बना लें तो यह युति अधिकतर अमावस्या के दिन बनती है। चंद्रमा और सूर्य का जब संबंध होता है तो ये सूर्य के साथ जो भी ग्रह होते हैं वो अस्त हो जाते हैं। तो जहाँ अमावस्या के लगभग चंद्रमा क्षीण अवस्था में हो जाता है। चंद्रमा में क्षीण अवस्था होने से इसके अलावा चंद्रमा से दूसरा और 12वें स्थान पर यदि कोई ग्रह नहीं हो तो ऐसा योग भी ऐसे जातक के लिए खराब माना जाता है। और सूर्य, राहु और केतु के अलावा कोई भी ग्रह नहीं हो तो चंद्रमा यदि पीड़ित हो तो शरीर को अलग अलग व्याख्या के अनुसार कष्ट भोगना पड़ता है। अब यदि हम चंद्र और सूर्य की बात करते हैं तो हम चंद्रमा के यदि जन्म कुंडली की बात करते हैं तो चंद्रमा का जो बायां हिस्सा है वो इसको चंद्रमा को मिला है। और बाएं हिस्से में शरीर का बायां अंग आता है, बाईं आँख आती है। और स्त्रियों में जो मासिक धर्म की उल्लेख आता है तो मासिक धर्म भी चंद्रमा के प्रभाव से ही आता है। और हमारे शरीर में रक्त संचार इन्हीं चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। इन चंद्रमा का इतना महत्व है, जिनकी जन्मपत्री में चंद्रमा कमज़ोर होता है उनकी दशा दया की भावना जो होती है वो उसका अभाव रहता है। जिसका चंद्रमा कमज़ोर होगा तो ऐसे जातक का दया का अभाव रहता है, वह निर्दयी तक हो सकता है। यह ऐसा जातक दूसरों की उन्नति देखकर जलन महसूस करता है और मन में अहंकार की भावना उसके ऑटोमेटिक ही पैदा हो जाती है। चंद्रमा मन को माता और खुद को कष्ट उठाना पड़ता है। जिसका चंद्रमा यदि कमज़ोर होगा तो ऐसे जातक की
माता को तो कष्ट उठाना पड़ेगा, साथ ही साथ उसको भी कष्ट उठाना पड़ सकता है। पैतृक संपत्ति में सम्मान नहीं मिलता था, बड़ी आसानी से उसको पैतृक संपत्ति नहीं मिल पाती है। और जिस स्त्री की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होता है उन्हें हमेशा मासिक धर्म में परेशानी देखी गई है। यह है चंद्रमा का विशेष महत्व। जब हम कालिक ग्रहों से चंद्रमा का गोचर फल जन्म स्थल चंद्रमा के पक्ष बल पर निर्भर करता है। यदि पक्ष बल में बलि हो तो शुभ है, अन्यथा क्षीण होने पर अशुभ फल देता है। चंद्रमा ऐसी स्थिति में शुभ और अशुभ फल क्यों देता है, इसका मैंने अभी आपको बताया। जब सूर्य से या उसके 7वें स्थान में गोचर करता है तब चंद्रमा शुभ फल देता है। जहाँ चंद्रमा स्थित है और ठीक जस्ट सामने यानी कि 7वें स्थान में सूर्य स्थित होगा तो ऐसे में चंद्रमा अपना शुभ फल ज़्यादा देता है। शुभ फल का परिणाम यहाँ पे आता है। और चंद्रमा के शुभ होने पर, चंद्रमा के कमज़ोर होने पर स्वास्थ्य की हानि होती है, धन की हानि होती है और हर क्षेत्र में उसको असफलता का सामना करना पड़ता है। आँखों में कमजोरी आ सकती है, बाएं अंग जो है वो प्रभावित हो सकते हैं। और चरमस्थ गुरु से पर से या उससे 7वें स्थान पर जब चंद्रमा गोचर करता है, चंद्रमा जो आपकी राशि है उस राशि से जब गुजरता है या फिर गुरु से 7वें स्थान पर गुजरता है तो ऐसे में चंद्रमा बलि हो तो ऐसे जातक को स्त्री सुख मिलता है, ऐसे आराम के साधन उसको उपलब्ध होते हैं और धन का लाभ इस अवधि में ऐसे जातक को जरूर मिलता है। और जन्म का चंद्रमा यदि कमज़ोर होगा तो इसके विपरीत अशुभ फल ही मिलते हैं। जन्मस्थ शनि से, जहाँ जन्म का चंद्रमा है उससे शनि 7वें में पड़ता है तब गोचर का अशुभ परिणाम उसको मिलता है। और चंद्रमा और शनि की युति हो या चंद्रमा से जस्ट सामने 7वें स्थान पर शनि का संबंध हो तो यह भी अशुभ स्थिति मानी गई है। लेकिन चंद्रमा से यदि शनि शुभ अवस्था में स्थित हो तो ऐसे में ऐसे जातक को धन कम मेहनत में मिलता है। और निर्बल जो है मनुष्य को, निर्बल चंद्रमा यदि कोई व्यापार करता है तो उसको व्यापार में अधिकतर नुकसान भोगना पड़ सकता है। अब ये हमने चंद्रमा के शुभ और अशुभ के विषय में चर्चा की, किस तरह से यह शुभ बनता है और किस तरह से यह अशुभ बनता है। ऐसे में अब यदि हम चर्चा करते हैं उपायों की तो उपाय क्या हो सकते हैं। इसके लिए उपाय जो है, जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि स्वयं की राशि कर्क राशि होती है या वृषभ राशि का हो, या तो चंद्रमा स्वयं की राशि में हो या कर्क राशि में हो, कहते हैं स्वयं की राशि कर्क राशि होती है और वृषभ राशि इसकी जो है वो शुभ माने गई है और वृश्चिक राशि में यह अशुभ माना जाता है। ऐसे में आप ऐसे जातक को भगवती गौरी का पूजन करना माना गया है। ऐसे जातक को यदि इसकी शुभता लेनी हो तो भगवती गौरी की ज़्यादा से ज़्यादा उपासना करें, शिव कवच का पाठ करें। और जिनका चंद्रमा अशुभ होता है तो ऐसे अशुभ चंद्रमा जिनके अशुभ होता है उन जातकों को उपाय के तौर पर जिस तरह से हम सुबह उठकर सूर्य की आराधना करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, ठीक उसी तरह से ऐसे जातक जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है और उसके अशुभ परिणाम मिलते हैं तो उस अशुभ परिणाम से बचने के लिए चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य जो दिया जाता है वो पूर्णमासी के दिन, प्रत्येक पूर्णमासी को दिन रात्रि के समय जब चंद्रमा ऊपर आता है, उसका प्रकाश उज्ज्वल होता है, तब उसमें हम उसको अर्घ्य दे सकते हैं। धूप दीप लगाएं तो इससे आपको फ़ायदा होगा। उसके अलावा यदि जिसकी चंद्रमा कमज़ोर है तो ऐसे जातकों को सलाह दी जाती है कि वो
रात्रि के समय दुग्धपान का जो दूध पिए वो यथासंभव टालने का प्रयास करें। तो ये 3 उपाय हैं, इससे चंद्रमा आपका मजबूत हो सकता है और कमज़ोर चंद्रमा से जो उसके अशुभ परिणाम आ रहे हैं उस अशुभ परिणामों से छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा सोमवार और पूर्णिमा को प्रातःकाल जब आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं तो किसी भी चांदी के बर्तन में कच्चा दूध लें और उस पर दूध और जल बराबर मात्रा में लेकर उस पर मिश्री का घोल करें और ये नियम बना लें। शिव शंकर के ऊपर या तो आप घर पर ही कर सकते हैं और सर्वश्रेष्ठ ये होगा कि आप किसी शिवालय जाएं और वहाँ पे कच्चे दूध से शिव भगवान का अभिषेक करें। ऐसा करने से भी चंद्रमा के अशुभ परिणामों में कमी आएगी और वो चंद्रमा आपको शुभ फल दे सकता है। चंद्रमा से जितने भी खराब योग बनते हैं उन खराब योगों से बचने के लिए ये सारे उपाय बताए गए हैं। इनमें से किसी एक उपाय को करने से आपकी चंद्रमा की अशुभता दूर होगी और आपको शुभता प्राप्त होने लग जाएगी। अब ये था चंद्रमा के शुभ और अशुभ और इनके उपायों के बारे में चर्चा। अब आप लोगों से एक निवेदन है कि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण कराते हैं तो इसके लिए जो हम निर्धारित फीस रख रखी है या दक्षिणा रख रखी है उसमें कृपया कमी करने का आग्रह नहीं करें।